गुड मॉर्निंग बेटा। तो अपना आज से हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी से हम अपनी जो नेक्स्ट यूनिट है हमारी वो से हम स्टार्ट करेंगे आज। तो सबसे पहले बात करते हैं करंट क्या है, कैसे ये आया, कहाँ ये फ्लो करता है। तो अभी तक जो हमने फिजिक्स में प्लस 2 में पढ़ा है, तो जो पूरी हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ी थी, फर्स्ट 2 चैप्टर्स जो हमने पढ़े थे, उसमें आपने चार्ज को एट रेस्ट स्टडी किया था। वहां पे चार्ज आपका रेस्ट पे था। अब हमारा चार्ज फ्लो कर रहा है और आपको इतना तो पता ही है कि जब भी कोई चीज मूव करती है तो किसी ने उसके ऊपर कोई ना कोई वर्क डन करना पड़ता है, कोई ना कोई फोर्स लगता है, तभी वो मूव करती है। तो हम आज पढ़ेंगे कि वो फोर्स कैसे लगता है, क्या होता है, किस तरीके से चार्ज हमारा मूव करता है, करंट फ्लो करता है। तो आइए बात करते हैं शुरुआत में कंडक्टर से। कंडक्टर्स कौन से होते हैं बेटा? कंडक्टर्स वो होते हैं जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स मींस जिसमें इलेक्ट्रॉन फ्रीली उसकी सरफेस पे मूव कर पाए। अब जब मान लीजिए लेट अस अस्यूम वी हैव ए कंडक्टर, ये इस तरीके से आपके पास कोई कंडक्टर था, इसमें आपके पास एटम्स थे, मान लीजिए बहुत सारे एटम्स और आयंस, कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी थे। अब अगर आपने इसको कहीं भी कोई भी फोर्स इस पे नहीं लग रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस आप कह सकते हैं कोई वर्डन नहीं हो रहा है चार्जेस पे, इलेक्ट्रॉन्स पे, तो ये इलेक्ट्रॉन्स कैसे वाइब्रेट करते हैं? तो ये आपके पास कोई इधर गया, ऐसे वाइब्रेशन, एक इलेक्ट्रॉन की वाइब्रेशन देखते हैं, कोई यहाँ जाएगा तक इस तरीके से, तो वो ऐसे जिग-जैग पाथ में यहीं के यहीं वाइब्रेट करता रहेगा, उसका किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में कोई भी मोशन नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आप इसके ऊपर एक पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, मान लीजिए एल लेंथ का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था हमने पढ़ा था V/L, तो अब इसका मोशन क्या होगा? अब इसका मोशन कैसे होगा देखिएगा ध्यान से। अब ये इस तरीके से मान लीजिए इलेक्ट्रॉन था, ये ऐसे यहाँ से स्ट्राइक किया, कोलाइड करने के बाद फिर तो नेट जो उसका मोशन, अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन का मोशन स्टडी करूं तो नेट मोशन दैट इज इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो इस तरीके से आपके पास वो इलेक्ट्रॉन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता चला जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा डायरेक्शन आपने कर दी है, टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड जाएगा, टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड, पॉजिटिव एंड तो बैटरी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव है, आपने देखा ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन थी, और इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन यानी कि नेगेटिव चार्ज की डायरेक्शन आपकी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ है। तो यहां से मेरे को क्या पता लगा, समझिए ध्यान से। जैसे इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा था, तो करंट को मैं कैसे डिफाइन करूं? लेट अस अस्यूम देयर इज एनी क्रॉस सेक्शन एरिया, कोई भी क्रॉस सेक्शन एरिया था कहीं भी उस सिलेंडर में, कहीं भी आप एक क्रॉस सेक्शन एरिया ले लीजिए, मान लीजिए सिलेंडर था, ये आपने कोई क्रॉस सेक्शन एरिया ले लिया, इसमें से कितना चार्ज क्रॉस करता है पर यूनिट टाइम, तो दैट विल गिव यू द एवरेज करंट। लेट अस अस्यूम कि डेल q चार्ज गया इन टाइम डेल t, इसको क्रॉस कर रहा था, तो आपके पास I एवरेज आ गई डेल q बाय डेल t। तो एवरेज करंट की डिफाइन कैसे है? करंट डिफाइन करेंगे द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट। तो कितना चार्ज फ्लो किया? डेल q, किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया में से कितना चार्ज फ्लो कियागा पर यूनिट टाइम, दिस विल गिव यू द इलेक्ट्रिक करंट। तो आपके पास आया एवरेज करंट डेल q बाय डेल t। और अगर इंस्टेंटेनियस करंट निकालना है तो आपको पता है कि टाइम को हमें अप्रोक्सीमेटली 0 के नजदीक लेके जाना पड़ेगा। इंस्टेंटेनियस के लिए आपने पढ़ रखी है ये बात, तो लिमिट आपने लगा दी डेल t टेंड्स टू 0 which is equal to dq by dt, which is equal to dq by dt।
तो आइए अब हम बात करते हैं करंट की। तो करंट क्या है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर गिव अस द इलेक्ट्रिक करंट। और वो जो इलेक्ट्रिक करंट की बात होगी दैट इज द एवरेज इलेक्ट्रिक करंट। एंड if charge is the function of time, then we can find out the instantaneous value of the current by differentiating the charge with respect to the time। अब एक बात और देखिए, ठीक है जी, करंट बहुत अच्छी बात आपने बताई कि सर कि करंट की डेफिनेशन हमें पता लग गई। करंट की डेफिनेशन क्या है, करंट को किस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं, dq by dt से हम निकालते हैं, दैट इज क्लियर टू अस। लेकिन ये करंट स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है? देखिए एक्चुअल में करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी ऑल्दो इट हैज डायरेक्शन, ऑल्दो इट हैज डायरेक्शन। और डायरेक्शन आपने क्या देखी थी, ध्यान से देखिएगा, डायरेक्शन हम लेते हैं बैटरी के पॉजिटिव एंड से बैटरी के नेगेटिव की तरफ हम डायरेक्शन लेते हैं। ये आपने डायरेक्शन ली, तो देखिए जिधर ये इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो कर रहा है, करंट की डायरेक्शन ये है, तो हम क्या कहते हैं, कन्वेंशनली the direction of current is, conventionally the direction of current is opposite to the flow of negative charge, opposite to the flow of negative charge, या आप कह सकते हैं electrons, and in the direction of फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो आपने देखा कि करंट का मैग्नीट्यूड भी निकाल रहे हैं, I is equal to dq by dt से, and also we have the direction of the current, और डायरेक्शन ऑफ करंट आपने क्या बताई है, अपोजिट टू द फ्लो ऑफ, जो I की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन ये है, current की direction is opposite to the flow of electrons or the negative charge and is in the same direction of the flow of positive चार्ज। तो फिर मन में सवाल उठता है कि सर हमने तो वेक्टर्स को ये पढ़ा था, क्वांटिटी फिजिकल पर जब पढ़ी थी तो उसमें पढ़ा था दोस क्वांटिटी व्हिच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, दे आर कॉल्ड एज वेक्टर क्वांटिटीज। लेकिन यहाँ आप कह रहे हो कि करंट का मैग्नीट्यूड भी है, करंट की डायरेक्शन भी है, और आप कह रहे हो कि सर ये तो स्केलर क्वांटिटी है। तो ऐसा कैसे हुआ? तो एक्चुअल में आपने 11th क्लास में जब वेक्टर क्वांटिटी पढ़ी थी तो वहां पे आपने तीन चीजें ऐड की थी, तीन चीजें दी थी वेक्टर क्वांटिटी को डिफाइन करते वक्त। तो उसमें आपने क्या कहा था? उसमें आपने कहा था कि भाई जो भी आपके पास फिजिकल क्वांटिटी है वो वेक्टर क्वांटिटी कब होती हैं? दे आर सेड टू बी वेक्टर क्वांटिटी इफ दे हैव मैग्नीट्यूड, if they have direction, and also if they follow the laws of vector addition। बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। तो वेक्टर क्वांटिटी कौन सी थी बेटा? वेक्टर क्वांटिटी कौन होगी? तो आपने बताया था भाई जिसके अंदर मैग्नीट्यूड होगा, जिसका मैग्नीट्यूड होगा आप उसे मेजर कर पा रहे हो। दूसरा, उसकी डायरेक्शन होनी चाहिए, उसकी डायरेक्शन होनी चाहिए। और तीसरा पॉइंट आपने बताया था which follows vector law of addition, vector law of addition। तो ये तीन फैक्टर आपने बताए थे, तभी होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यही था वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, यानी जब आप ऐड करें तो ऐड करते वक्त वेक्टर लॉ को फॉलो करें। लेकिन करंट में ऐसा नहीं होता, करंट फॉलोज स्केलर लॉ ऑफ एडिशन, करंट फॉलोज स्केलर लॉ ऑफ एडिशन। जो चार्ज है ना वो कंजर्व होता है एज यू ऑल नो। तो इसीलिए क्या होता है कि मान लीजिए यहां से कुछ चार्ज का रेट ऑफ फ्लो चार्ज कुछ था, मान लीजिए कुछ 2 एम्पीयर करंट यहां आया, यहां से 3 एम्पीयर आया, तो दोनों मिलकर यहां पे 5 एम्पीयर बन जाएंगे। तो इस टाइप की एडिशन को तो हम सीधा स्केलर एडिशन में बात करते थे। इसीलिए ये जो करंट है वो स्केलर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है, हेंस इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है ना, चार्ज कंजर्व होता है, कहीं भी गुम नहीं हो सकता। तो जो भी चार्ज रेट ऑफ जो भी मान लीजिए यहां से 2 कूलम चार्ज पर यूनिट टाइम आ रहा है, यहां से 3 कूलम चार्ज पर यूनिट टाइम आ रहा है, तो यहाँ पे 5 कूलम हो जाएगा ना, क्योंकि पर यूनिट टाइम यहाँ कितना हो जाएगा 5 कूलम। जैसे वाटर का फ्लो होता है,
जैसे वाटर का फ्लो होता है किसी पाइप से, अगर उसमें लीकेज नहीं है तो जितना वाटर उसके अंदर इन करेगा उतना ही वाटर आउट करेगा। जो मास ऑफ वाटर या वॉल्यूम ऑफ वाटर जितना उसने एंटर किया है उतना ही लीव आउट करेगा। वो क्यों किया? क्योंकि मास क्या था, वहां कंजर्व था। इसी तरीके से चार्ज का फ्लो, वाटर फ्लो समहाउ एक दूसरे से आप कंपेयर कर सकते हैं। तो इसी तरीके से यहां से कुछ चार्ज आया, यहां से कुछ चार्ज आया, दोनों मिले तो टोटल चार्ज आपके पास उन दोनों का स्केलर सम हो जाएगा। इसी तरीके से, इसी कारण से हमने करंट को क्या बोला है, स्केलर क्वांटिटी। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। करंट के बारे में हमने पढ़ा कि करंट हमारे पास क्या होता है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट। कैसे डिफाइन करते हैं कि एवरेज करंट होगा del q by del d, इंस्टेंटेनियस करंट dq by dt और q by t। SI यूनिट की बात हम करते हैं, SI यूनिट। तो SI यूनिट कर दो, I is equal to q by t आपके पास है ना। तो q की यूनिट क्या होती है, कूलम टाइम सेकंड। तो जो SI यूनिट है इट इज कूलम पर सेकंड। और इसी यूनिट को हमने एक साइंटिस्ट के नेम पे हमने बता दिया था कि इसकी यूनिट होती है एम्पियर। क्या यूनिट होती है, एम्पियर। द SI यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। SI यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। तो दैट्स all the basic of the current which we have to know. Now we will move forward and talk about the current density. तो आइए करंट डेंसिटी की बात करते हैं, फिर कुछ क्वेश्चंस इसके ऊपर करेंगे। तो करंट डेंसिटी, चलो पहले कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अभी जो हमने पढ़ा है इसी को थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। किसी ने कहा कि if 10 to the power 20 electrons are flowing through any cross section of the conductor in 5 seconds, what will be the current flowing through that conductor? तो किसी ने कहा कि भाई आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10⁻20 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे थे किसी क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर में कितने टाइम में, कि भाई 5 सेकंड में। क्वेश्चन क्या पूछा, if 10⁻20 electrons are flowing through the conductor through any cross section of the conductor in 5 seconds, then what will be the current? तो आपने देखा यार करंट होता क्या है, करंट तो होता है चार्ज पर यूनिट टाइम। करंट क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम। लेकिन मेरे को चार्ज दिया ही नहीं, मेरे को दिया उसने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्रॉसिंग एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इन 5 सेकंड्स। तो मेरे को तो वहां से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज तो नहीं है, लेकिन मैंने पढ़ा जब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ी थी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जब मैंने पढ़ी थी इलेक्ट्रोस्टैटिक में, तो मैंने पढ़ा था कि चार्ज इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। तो अभी बेसिक यूनिट हमारे पास कौन सी, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, तो हमारे लिए बेसिक यूनिट क्या होगी, इलेक्ट्रॉन हो गई। तो n into e that is 10⁻20 into 1.6 into 10⁻19 by 5। तो आपके पास क्या आएगा, देखिए ध्यान से, 10 into 1.6 divided by 5 2s are 10, 3.2 ampere of current. In this way we can find out the current. अगर ऐसा ही क्वेश्चन और दूसरे तरीकों में दे दें, if कहता है कि if q charge as a function of time can be defined as 2t² plus 5, if charge as a function of time is defined as 2t² plus 5, find out the current at t is equal to 2 सेकेंड। ध्यान दीजिए, जब किसी पर्टिकुलर टाइम पे उसने करंट पूछा है, और चार्ज आपका एज ए फंक्शन ऑफ टाइम है, तो आपको पता है बेटा कि जो करंट है दिस इज dq by dt, I is equal to dq by dt। तो भाई I और d by dt इंस्टेंटेनियस करंट का हमारे पास यही फॉर्मूला था, पर्टिकुलर इंस्टेंट पे फाइंड आउट कर रहे थे। तो इस तरीके से हम इंस्टेंटेनियस करंट निकाल रहे हैं, I is equal to d by dt 2t² plus 5। तो आप निकालेंगे इसमें डिफरेंशिएशन करेंगे 4t आपका डिफरेंशिएशन आ जाएगा। डिफरेंशिएशन तो करना आता है बेटा सभी को, उसमें तो शायद किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि +1 में आपने बहुत बार इसका डिफरेंशिएशन किया है, इस टाइप की डिफरेंशिएशन आपने पढ़ी थी। तो ये इस तरीके से 2 बाहर t² का डेरिवेटिव 2t एंड
एंड 5 इज कांस्टेंट, डेरिवेटिव 0 होता है बेटा, तो ये हो गया 4t। नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ द करंट एट एनी टाइम t एंड वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड। तो 2 सेकंड पे निकालना है भाई, तो 2 सेकंड पे निकाल t की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, 2 पुट कर देंगे। तो सॉरी तो वैल्यू पुट करने के बाद करंट की वैल्यू आपके पास आ गई 8 एम्पियर। तो इन दिस वे we can find out the value of current if we have given the charge as a function of time। तो अगर आपको चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है तो आप इसका इंस्टेंटेनियस करंट किसी पर्टिकुलर टाइम पे निकालना है, t is equal to 2 सेकंड जैसे मैं पूछा था, तो आप इस तरीके से इंस्टेंटेनियस करंट का फॉर्मूला यूज करेंगे एंड यू विल फाइंड आउट द करंट। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट अस मूव फॉरवर्ड अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज करंट डेंसिटी। अब करंट डेंसिटी है क्या, थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं, इसको समझते हैं कि करंट डेंसिटी क्या है। देखिए करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। करंट डेंसिटी कैसे निकालते हैं, तो हमें बताया गया कि भाई कोई भी कंडक्टर है, उसके बीच में कहीं कोई पॉइंट है, कोई स्मॉल एरिया है, तो वहां पे अगर आपको करंट डेंसिटी फाइंड आउट करनी है, then the magnitude of the current density at that point is given by the current flowing through that part, current flowing through that area कह सकते हैं, and divided by that area, which means मान लीजिए मेरे पास ऐसा कुछ है, दिस इज द कंडक्टर, ठीक है जी, ऐसा ही कुछ कंडक्टर था, इसमें से करंट फ्लो कर रहा था। आपने इसको बैटरी से कनेक्ट कर रखा था, तो आई करंट फ्लो कर गया मान लो उसकी सरफेस, तो आई करंट फ्लो कर, आपने क्या दिया, अब वो आई करंट ऐसे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, ऐसे अलग अलग जगह, जैसे पानी फ्लो करता है, आप उसको मान लीजिए इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे थे, चार्ज फ्लो कर रहा था इस तरीके से, ठीक है, तो चार्ज फ्लो कर रहा था, उसके कारण करंट होगा। तो आपको क्या बताएगा, मान लीजिए कि दिस इज द एरिया, इस स्मॉल एरिया डीए में से, तो डीए की डायरेक्शन हो गई है, आपको पता है एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है, नॉर्मल आउटसाइड, तो डीए वेक्टर की डायरेक्शन ये हो गई। कह रहा कि इस एरिया में से कितना करंट नॉर्मली जा रहा है, दैट करंट पर यूनिट एरिया, दैट करंट मान डी आई करंट गया पर यूनिट एरिया, तो डेल से ले लेते हैं, डेल आई करंट गया पर यूनिट एरिया, दैट इज कॉल्ड एज करंट डेंसिटी। लेट अस अज्यूम दिस इज डेल ए, तो डेल आई बाय डेल ए इज करंट डेंसिटी। अब करंट डेंसिटी क्या है, करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन भी होनी चाहिए। तो आपने मैग्नीट्यूड तो बता दिया, मैग्नीट्यूड कितना होगा कि जितना करंट उस एरिया में से जा रहा है, दैट पर यूनिट एरिया, दिस इज कॉल्ड एज द मैग्नीट्यूड ऑफ, दिस गिव द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट डेंसिटी एंड द डायरेक्शन इज, अब इस करंट डेंसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन इज द direction of the flow of current, यानी कि जो करंट की डायरेक्शन होगी वही करंट डेंसिटी की डायरेक्शन ली जाएगी। तो देखिए इसी डायरेक्शन में जैसे करंट फ्लो कर रहा था, तो नॉर्मली ये आपके पास करंट की डायरेक्शन हो गई। तो यहां से अगर मैं निकालूं, ध्यान से देखिएगा, तो डेल आई की वैल्यू कहीं ना कहीं क्या मेरे पास ये नहीं आनी चाहिए, देखिए ध्यान से, J डॉट डेल ए, तो एरिया वेक्टर, ध्यान से देखिएगा, अब आपके मन में आएगा बोला सर ये ऐसे कैसे कर दिया आपने, एरिया वेक्टर ले लिया, डॉट प्रोडक्ट ले लिया, अपनी तरफ से वेक्टर क्वांटिटी क्यों ले रहे हैं, मैं इसलिए ले रहा था बेटा, अभी देखिए ऐसे है, तो इसमें से करंट मान लीजिए डेल आई गया, लेकिन अगर ये ऐसे है, ये एरिया इस तरीके से दिए, तो इसमें से करंट फ्लो कर रहा है, मान लीजिए लेट अस अस्यूम ये करंट ऐसे जा रहा है, ठीक है ना, ध्यान से देखिए, ये करंट ऐसे फ्लो कर रहा था इस एरिया में से,
उसके नॉर्मली। लेकिन अगर मैं इस एरिया को थोड़ा सा टिल्ट कर दूं, ये ऐसे कर दिया मैंने, तो अब एरिया ये हो गया, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये हो गया। क्या मेरे को बताओ अभी भी उतना ही करंट जा रहा है क्या? नहीं ना, ये जो आपके पास एक करंट की जो लाइन है शो कर रखी है, ये इसमें से पास ही नहीं कर रही। तो कहीं ना कहीं अगर मैं देखो उसको एक चीज मान के चलना कि जैसे पानी फ्लो कर रहा है, आपने एक रिंग उसके अंदर डाल दी इस तरीके से, बस उस रिंग के अंदर से पानी ज्यादा था उतना ही आपके पास वॉल्यूम था। तो जैसे जो आपके पास या आपके साथ एक बड़ी पाइप थी, बड़ी पाइप का मैंने रिंग लगाई उसी रेडियस की और उसको उसके सामने रख दिया, तो जितना भी पानी आया था सारा सारा उसके अंदर से निकल गया, तो वो हो गया J इंटू सॉरी, तब आपके पास करंट जो भी आएगा I, तो J क्या आ जाएगा, I क्या आ जाएगा J इंटू A पूरा एरिया। लेकिन जैसे ही आप उसको चेंज करेंगे, टिल्ट करेंगे, तो जो नीचे से पानी है वो निकलता जाएगा, उसके अंदर से फ्लो नहीं करेगा। और जब आप उसको बिल्कुल ऐसे ले आएंगे तो क्या उसके अंदर से कोई पानी फ्लो करेगा? नहीं। यानी कि जैसे जैसे आपने एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, एरिया वेक्टर को चेंज किया, एरिया को वेक्टर चेंज किया, उसी तरीके से आपके पास उसके अंदर से जो करंट फ्लो कर रहा था वो भी चेंज होता चला गया। which means तो जो करंट डेंसिटी है वो डिपेंड करती भाई डेल A पे, और इसी प्रकार से हमने इसको लिखा डेल I इज इक्वल टू J डॉट डेल A, J डॉट डेल A, और करंट क्या हो जाएगा इंटीग्रेटिंग J डॉट डेल A। इस इंटीग्रेशन से आप करंट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दिस इज द करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी को थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, फटाफट एक बार रिवाइज करते हैं। करंट डेंसिटी क्या है? करंट डेंसिटी किसी भी पॉइंट पे, कंडक्टर के अंदर किसी पॉइंट पर अगर करंट डेंसिटी निकालनी है तो उसके सराउंडिंग जो उसके नॉर्मल एरिया है उसमें से कितना करंट पर यूनिट एरिया फ्लो करता है, तो वो हमें करंट डेंसिटी का मैग्नीट्यूड देगा। एंड द डायरेक्शन ऑफ द करंट डेंसिटी इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। तो सॉरी, इस तरीके से आप करंट डेंसिटी को बता सकते हैं। तो देयर इज द रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी, करंट एंड एरिया। तो वो रिलेशन I J इज इक्वल टू डेल I बाय डेल A, और इस तरीके से करंट निकाला डेल I J डॉट डेल A। तो हमने देखा करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी, एरिया वेक्टर क्वांटिटी, और हमने ये भी देखा कि जैसे जैसे एरिया को चेंज करते हैं उसमें करंट चेंज हो रहा था, इसलिए हमने इसको दोनों को इस फॉर्म में लिखा डॉट प्रोडक्ट में, और टोटल करंट कैसे निकाला इंटीग्रेशन करके। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं करंट डेंसिटी पे। मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूं आप लोगों के लिए, आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस करते हैं करंट डेंसिटी पे कि कैसे आप उसको कर सकते हैं। देख, तो करंट डेंसिटी पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं कि क्या है। मैं फॉर्मूला आपके लिख देता हूं साइड में कि कैसे हम निकालेंगे। तो करंट डेंसिटी का फॉर्मूला आपके पास आया था, करंट डेंसिटी I इज इक्वल टू J इज इक्वल टू करंट पर यूनिट एरिया 1 सेकेंड, यहां से आपके पास I इज इक्वल टू J इंटू A हो जाएगा, और या I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ J डॉट डेल A या dA। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक करंट। तो उसमें से क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन कह रहा है डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक करंट, determine the electric current through a cylindrical wire, determine the electric current through a cylindrical wire of radius r, if current density through the wire is uniform, यानी कि throughout the wire जो करंट डेंसिटी है वो यूनिफॉर्म दे दी, सेम दे दी। through the wire is uniform, और वो यूनिफॉर्म में वैल्यू देती है आपको J। ठीक है जी, कह रहा है कि करंट, इलेक्ट्रिक करंट फाइंड आउट कीजिए। तो देखो बेटा, let us assume we have a cylindrical wire। तो क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि आपके पास एक सिलेंड्रिकल वायर है, आपके पास एक सिलेंड्रिकल वायर है जिसका रेडियस है r। तो ये आपके पास एक सिलेंड्रिकल वायर थी जिसका रेडियस था r। इसके हर पॉइंट पे, हर एरिया में कहीं भी जाइए, आपकी करंट डेंसिटी क्या है? सेम, दैट इज J। तो करंट डेंसिटी आपको दे दी J। ठीक है जी, रेडियस हो गया r। ठीक है जी, फाइंड आउट करना है करंट। तो करंट क्या होगा?
करंट क्या होगा, करंट डेंसिटी इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो कहीं भी ले तो इसका जो एरिया है, सिलेंडर का जो एरिया है, सर्कुलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, तो I इज इक्वल टू J इनटू A हो जाएगा, और एरिया ये है इसका, तो एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो I इज इक्वल टू J पाई आर स्क्वायर। इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर हुई बात बेटा? क्लियर हुई कि किस तरीके से हमने कि हमें इलेक्ट्रिक करंट फाइंड आउट करना था किसी भी सिलेंड्रिकल वायर से जिसका रेडियस r था, और हमें क्या गिवन था, हमें गिवन था करंट डेंसिटी यूनिफॉर्म है, करंट डेंसिटी वैरी नहीं कर रही है। लेकिन अगर कोई ऐसा क्वेश्चन हो जाए जिसमें कुछ वेरिएशन आ जाए, हमारे पास कांस्टेंट ना हो, मतलब करंट डेंसिटी कांस्टेंट नहीं होगा तो करंट भी कांस्टेंट होगा उस एरिया में से, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा आ जाए तब क्या हम करेंगे। तो आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं जिसमें करंट डेंसिटी यूनिफॉर्म नहीं है, करंट डेंसिटी वैरी कर रही है। तो आइए सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है डिटरमाइन द, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, डिटरमाइन the electric current, determine the electric current through a cylindrical wire, a cylindrical wire of length L, of length L and radius r, and radius r, if current density, if current density through wire is, through wire is varying with distance, varying with distance from center R H, H J is equal to is some constant R by R, R by R। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपके पास कोई सिलेंड्रिकल वायर थी, ठीक है, मान ली हमने आपकी बात कि हमारे पास कोई सिलेंड्रिकल वायर थी, ठीक है, ये लीजिए, दिस इज द सिलेंड्रिकल वायर of length L, the length of the cylindrical wire is given to us L and radius R, और इसका रेडियस भी हमें क्या दे दिया बेटा, R दे दिया, ठीक है जी। करंट डेंसिटी थ्रू वायर इज वैरी, अब देखो पिछले क्वेश्चन में हमारे पास करंट डेंसिटी यूनिफॉर्म थी, कांस्टेंट थी थ्रू आउट द वायर,